अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्रोग्रामर। आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। टॉपिक हमारे पास है फ्लो चार्ट का। सबसे पहले समझते हैं कि फ्लो चार्ट होता क्या है। बेसिकली फ्लो चार्ट आपके पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है आपकी एक अप्रोच की, और ये प्री प्रोग्रामिंग फेज होता है। मतलब प्रोग्राम बनाने से पहले आप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हो यूजिंग कंपोनेंट्स एंड एरोस। सो उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। तो सबसे पहला सवाल हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास है, A city school wants you to create a flowchart approach for finding the average final marks of their class 10 students. Note that there are 4 students in each class. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे। तो अब हमने प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद हमें प्रॉब्लम समझ में आ गई है कि हमें क्या करना है। बेसिकली एक एवरेज फाइंड आउट करना है, सही है, स्टूडेंट्स का। और टोटल नंबर स्टूडेंट्स कितने क्लास में, 4, ये भी हमें पता चल गया। तो अब सबसे पहले जो स्टेप होता है फ्लो चार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, सबसे पहला शेप हम लोग यूज करते हैं वो थोड़ा ओवल टाइप का है। ये बेसिकली बताता है कि हमारा फ्लो चार्ट स्टार्ट और एंड कब होगा। यहाँ पर हम लिख देंगे स्टार्ट, कि इससे पता चल रहा है कि यहाँ से हमारा फ्लो चार्ट स्टार्ट हो रहा है, सही है। फिर इसके बाद हम फ्लो चार्ट के फ्लो को बताने के लिए एक एरो इस्तेमाल करेंगे। एरो का डायरेक्शन बताता है कि हमारा फ्लो चार्ट किस तरफ जा रहा है। जस्ट लाइक कि मैंने डाउन एरो बनाया है, इसका मतलब ये है कि हमारा फ्लो डाउनवर्ड्स जा रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इनपुट लेंगे यूजर से, सही है। हमें यूजर से इनपुट क्या लेना है, मार्क्स लेने हैं स्टूडेंट्स के। इसके लिए हम एक पैरेललोग्राम वाला बॉक्स लेंगे और इसमें मैं इनपुट दूंगा। यहाँ पर हम लिखेंगे इनपुट द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, और हम स्टूडेंट के मार्क्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, M1 M2 M3 एंड M4। बेसिकली हमारे पास 4 स्टूडेंट्स है और हर स्टूडेंट्स के मार्क्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है M1 M2 M3 एंड 4 से। इसके बाद हम वापस से एरो बनाएंगे। एरो को मैं डायरेक्ट जस्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। इसके बाद हम लोग करेंगे फॉर्मूला लिखेंगे, जो हमें फॉर्मूला मालूम है। तो फॉर्मूला के लिए हम लेते हैं ये प्रोसेस बॉक्स। बेसिकली ये बॉक्स हमारे पास यूज होता है कोई फॉर्मूला लिखने के लिए, यहाँ कोई वेरिएबल को इनिशियलाइज करना हो हमें, तो उसके लिए यूज होता है। यहाँ पर फिलहाल हमें फॉर्मूला लिखना है कि एवरेज का फॉर्मूला क्या हमें मालूम है, एवरेज इक्वल्स टू M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हमारे पास, 4। इससे हम डिवाइड कर देंगे। वापस से हम एरो लेंगे। अब इसके बाद आउटपुट, आउटपुट को भी हम शो करने के लिए इसी बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे, पैरेललोग्राम। यहाँ पर हमारे पास आउटपुट क्या है कि हमें क्या बताया था, प्रिंट एवरेज। बेसिकली हमने ऊपर एवरेज के फॉर्मूले से एवरेज निकाल लिया था। एवरेज वैल्यू क्या है हमारे पास, हमने एक एवीजी नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा दी थी वैल्यू, और हमने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया उसको। और लास्ट स्टेप हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को एंड करेंगे। जिस तरह से हमने स्टार्ट किया था उसी शेप के जरिए हम एंड करेंगे अपने प्रोग्राम को। बट एंड करने से पहले मैं यहाँ पर एक एरो ड्रॉ कर दूँ। अब एंड करने के लिए हम वही ओवल शेप लेंगे और यहाँ पर सिंपल में लिख दूंगा एंड, और ये मेरे पास फ्लो चार्ट बन गया। हम देख सकते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या किया, कौन कौन से कंपोनेंट पढ़ लिए अभी तक फ्लो चार्ट के। सबसे पहले हमने एक ओवल शेप का कंपोनेंट पढ़ा जो हमारे पास फ्लो चार्ट को स्टार्ट और एंड करने के काम आता है। जस्ट लाइक कि हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है इस कंपोनेंट से, और एंड भी इसी कंपोनेंट से किया है। इसके अलावा हमने एरोस के बारे में पढ़ा। एरोस क्या करते हैं, बेसिकली फ्लो चार्ट की डायरेक्शन को बताते हैं कि सबसे पहले ये कंपोनेंट है, फिर सेकंड हमारे पास ये कंपोनेंट है, फिर थर्ड ये कंपोनेंट है, फिर फोर्थ ये है, फिर फिफ्थ ये, सही है। फिर इसके बाद हमने ये पढ़ा कि इनपुट आउटपुट किस तरह लेते हैं। इनपुट आउटपुट के लिए हमारे पास ये शेप होता है, ये वाला शेप इनपुट के लिए है, और इसी शेप से हम आउटपुट भी ले सकते हैं। और इसके बाद अगर हमें कोई वेरिएबल को इनिशियलाइज करना हो या कोई फॉर्मूला लिखना हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये वाला बॉक्स फॉर फॉर्मूला, सही है। यहाँ पे लिख देता हूँ।
तो चलते हैं अभी सेकंड सवाल की तरफ। तो सेकंड सवाल हमारे पास है, XYZ water parks wants you to design a flowchart that informs the customer about the water park fees based on their age. If the age is greater than 14, the fees will be 2000 rupees. If the age is between 7 and 14, the fees will be 1500 rupees. And if the age is less than 7, then the entry is free. सबसे पहले हम यहाँ पर वही करेंगे, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे। प्रॉब्लम को पढ़ के ही हमें अंदाजा हो गया कि हमें क्या करना है। एक बेसिकली फ्लो चार्ट बनाना है जिसके अंदर हमें 3 सॉल्यूशंस निकालने हैं। पहला सॉल्यूशन, ये 3 आउटपुट निकालने, सॉरी। तो पहला आउटपुट ये है कि जो कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं उनकी एज अगर 18 से बड़ी है, अबव 18 है, सही है, सॉरी अबव 14 है, सो उनकी फीस क्या होगी, 2000 रुपीज़। अगर उनकी एज बिटवीन 7 टू 14 है, सो उनकी फीस क्या होगी, 1500 रुपीज़। और अगर इनकी एज लेस देन 7 है, सो इनकी एंट्री क्या है, फ्री है, मतलब कुछ भी फीस नहीं, जीरो फीस, 0 रुपीज़ हम कह सकते हैं, सही। तो जिस तरह हमने ऊपर फ्लो चार्ट बनाया था, इसी तरह हम सबसे पहले फ्लो चार्ट को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट के लिए मैं यहाँ पर ब्लॉक ले लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ स्टार्ट। इसके बाद हम इनपुट लेंगे यूज़र से। हमें पता है यूज़र से हमें इनपुट क्या लेना है, एज लेनी है इनपुट। तो हम यहाँ पर एज इनपुट लेंगे। इनपुट एज। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें सवाल में कहीं पे भी है ना फॉर्मूला यूज़ नहीं करना कोई। जस्ट लाइक ऊपर वाले सवाल में हमें एवरेज का एक फॉर्मूला यूज़ करना था, तो यहाँ पर हमें कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करना, ना कोई ना वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है। यहाँ पर प्रोसेस का बॉक्स तो इस्तेमाल होगा नहीं, लेकिन हमें यहाँ पे एक डिसीजन मेकिंग करनी है, सही है। यूज़र की एज को देखते हुए हमें डिसीजन बनाना है। तो हम यहाँ पे एक डिसीजन का एक बॉक्स लेंगे। मैं यहाँ पे पहले एरो बना दूँ। डिसीजन का बॉक्स बेसिकली हमारे पास डायमंड टाइप का होता है, और इसके अंदर हम कोई सा भी एक इफ एल्स का स्टेटमेंट लिख सकते हैं जिसके दो आंसर्स हो सकते हैं। या तो येस होगा आंसर, जिसको हम ट्रू कहते हैं, या आंसर नो होगा, जिसको हम फॉल्स भी कह सकते हैं। यहाँ पर मैं एक डिसीजन ले तो पहले कि इफ एज इज एज इज ग्रेटर देन 14, सही। हर डिसीजन बॉक्स के दो ही आंसर हो सकते हैं। सबसे पहले डिसीजन बॉक्स बनवा लिया, इसके अंदर मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, इफ एज इज ग्रेटर देन 14, सही है। अगर एज 14 से अबव है या नहीं, तो अगर ये जो स्टेटमेंट लिखी है अगर इसका आंसर येस आता है, तो पहले मैं यहाँ पे एक एरो बनाया था येस के लिए। अब इससे दो डिसीजन आ सकते हैं बस, येस, यहाँ पे नो। एक नो के लिए मैं नीचे बनाया था एरो। यहाँ से मेरे पास दो डिसीजन आ जाएंगे, एक येस एक नो। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ साथ साथ, एक येस आ सकता है हमारे डिसीजन, और एक अब अगर हमारे पास डिसीजन येस आता है, तो अब हमें पता है कि यहाँ पर हमें एक आउटपुट शो करवाना है कि अगर जिनकी एज अबव 14 थी, तो हमें उनको क्या बताना था कि योर फीस इज, योर एंट्री फीस, सॉरी, इसको हमें आउटपुट शो करवाना है तो हमें लिखना पड़ेगा पहले प्रिंट। क्या प्रिंट करना है हमें यहाँ पर, हम इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, योर एंट्री फीस इज 2000 रुपीज़। और अगर हमारे पास डिसीजन नो आ गया, तो हमें ये पता चल गया कि हमारा जो यूज़र है उसकी एज लेस देन 14 है। बट हमें यहाँ पर दो डिसीजन और बनाने हैं, क्या कि एज अबव 7 है कि नहीं। अगर अबव 7 है तो फीस क्या होगी, 1500 रुपीज़। अगर बिलो 7 है तो उसका मतलब फ्री होगा एंट्री। हम वापस एक डिसीजन बॉक्स बनाएंगे। मैं इसी डिसीजन बॉक्स को डुप्लीकेट कर देता हूँ या कॉपी कर देते, डुप्लीकेट कर देते बल्कि, और मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। यहाँ पर अगर इफ एज इज लेस देन 7 कर देते हैं, इसके भी दो आउटपुट आएंगे, एक येस और एक नो।
मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ साथ साथ कि अगर आउटपुट येस आता है और यहाँ पर आउटपुट नो आएगा। सो अगर येस आता है तो हमें क्या प्रिंट करवाना है। सो हमें पता है कि अगर एज इज लेस देन 7 है, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो क्या प्रिंट करवाना है, योर एंट्री इज फ्री। सो प्रिंट योर एंट्री इज फ्री। आगे मैं लिख भी देता हूँ एंजॉय। अब अगर नो आ जाता है, अगर इन दोनों स्टेटमेंट का आंसर अगर नो आता है तो हमें पता चल जाता है कि एज ग्रेटर देन 14 भी नहीं है और एज लेस देन 7 भी नहीं है। तो इसको मतलब एज के हमारे पास जो यूज़र की एज आ रही है, अगर यहाँ पर पहुँच जाता है यूज़र, तो इसको मतलब एज हमारे पास बेसिकली 7 से लेकर 14 के दरमियान है, मतलब 14 से नीचे से 13 तक हो सकती है एज। सो अगर यहाँ तक पहुँच जाती है यूज़र तो हमें क्या प्रिंट करवाना आउटपुट। यहाँ पर हमारे प्रिंट हो जाएगा प्रिंट योर एंट्री फीस इज 1500 रुपीज़। अब लास्ट स्टेप हमें क्या करना है, हमें फ्लो चार्ट को एंड करवाना है। सो एंड के लिए हम क्या करेंगे, एक एरो ले लेता हूँ मैं पहले, सबसे पहले यहाँ तक लेते हैं और यहाँ पे मैं एक एंड का ब्लॉक बना देता हूँ। लेकिन आप देखिए कि ये स्टेटमेंट तो एंड हो गई चले, बस बाकी इन दो स्टेटमेंट को भी तो एंड करवाना पड़ेगा ना। सो हम यहाँ से एक लाइन बना देंगे इन दो स्टेटमेंट की नीचे की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से भी हमारा फ्लो चार्ट क्या हो जाए, एंड हो जाए। तो हम देख लेते पूरे फ्लो चार्ट को, समझ लेते हैं कि हमने क्या क्या करा है। हम सपोज करते हैं अगर यूजर की एज हमारे पास, सबसे पहले हम लेते हैं यूजर की एज है हमारे पास 15, हम सपोज करते हैं यूजर की एज हमारे पास है 6 और एक यूजर की एज हमारे पास 8। तो सबसे पहले लेते हैं हम यूजर 1 जिसकी एज 15 है, तो हमारा फ्यूचर स्टार्ट होगा। एज यहाँ पर हमारे पास क्या आई, 15, सही है, 15 एज आ गई। अब यहाँ पर हमने स्टेटमेंट पाया इफ एज इज ग्रेटर देन 15, so यहाँ पे स्टेटमेंट क्या होगी, 15 इज ग्रेटर देन 14। सो ये स्टेटमेंट क्या हुई हमारे पास, यस ट्रू हो गई, सही है, क्योंकि 15 बड़ा है 14 से। सो हम यहाँ पर आ जाएंगे, जब यहाँ पर आए तो हमारे पास क्या प्रिंट हुआ, योर एंट्री फीस इज 2000 रुपीज़। और इसके बाद हमारा फ्लो चार्ट क्या हो गया, एंड हो गया डायरेक्ट यहाँ पर आके, सही। और अब अगर हम लेते हैं यहाँ पर, पहले मैं इसको हटा दूँ, यूज़र की एज हम लेते हैं यहाँ पर 6, तो अब 6 होगी यूज़र की एज। तो अब हमारा फ्लो चार्ट यहाँ पर आएगा, हम यहाँ पर चेक करेंगे 6 इज ग्रेटर देन 14, जो कि स्टेटमेंट हमारे पास गलत है। सो हम यहाँ पर नो की तरफ आएंगे, यहाँ फॉल्स बोल सकते हैं इसको, हम यहाँ पर लिख देता हूँ मैं फॉल्स। सो अब यहाँ पर नीचे आएंगे, अब यहाँ पर जो हमारे पास स्टेटमेंट है इफ एज इज लेस देन 7, सो एज क्या है हमारे पास 6, तो 6 इज लेस देन 7, यस, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है यहाँ, यस। सो हम प्रिंट करेंगे योर एंट्री इज फ्री, एंजॉय। सो और यहाँ से फ्लो चार्ट हमारा एंड हो जाएगा, सही। अब हम तीसरे टेस्ट केस देख लेते हैं जो हमने लिखा हुआ है कि एज क्या है, 8। सो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, अगर एज 8 है तो हम सबसे पहले डिसीजन ब्लॉक की तरफ आएंगे। यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट होगा इफ एज इज 8 इज ग्रेटर देन 14। सो ये स्टेटमेंट हमारे पास रॉन्ग होगी, तो हम नो की तरफ चले जाएंगे नीचे। अब यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट क्या बनेगी, इफ एज क्या हमारा 8, सो 8 इज लेस देन 7, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई, 8 बड़ा है 7 से, छोटा तो है नहीं, तो नो की तरफ चले गए। अब यहाँ पर क्या प्रिंट करना है, प्रिंट योर एंट्री फीस इज 1500 रुपीज़। सो यहाँ पर ये आउटपुट आ जाएगा और आउटपुट आने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। सो आई होप कि इन दोनों सवालों से आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लो चार्ट बेसिकली किस तरह से बनते हैं। और इस क्वेश्चन के अंदर हमने एक नया फ्लो चार्ट को कंपोनेंट के बारे में सीखा है जो कि है डिसीजन। सो ये बेसिकली डायमंड शेप से
शो होता है, रिप्रेजेंट होता है, डायमंड शेप होता है इसका डिसीजन मेकिंग ब्लॉक, भी इसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग ब्लॉक। सो इसके बेसिकली दो आउटपुट होते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, एक यस एक नो। यहाँ पे इसको ट्रू या फॉल्स भी कह सकते हो, आपकी मर्जी है। सो अब चलते हैं थर्ड सवाल की तरफ। सो थर्ड सवाल हमारे पास है, Fast Nurses wants you to create a flowchart to determine the maximum marks scored by a student in an anti-test. So सबसे पहले हम जिस तरह हर सवाल को समझते हैं, तो इसको भी पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि इसमें करना क्या है, तो हमें पता चल जाए कि इसके अंदर हमें मैक्सिमम मार्क्स फाइंड आउट करना है। किन के मैक्सिमम मार्क्स फाइंड आउट करने हैं? उन स्टूडेंट के जिन्होंने एंटी टेस्ट दिया। सही है। अब यहाँ पर दो मसले, पहला प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि हमें मैक्सिमम मार्क्स फाइंड आउट करना है, और दूसरा प्रॉब्लम ये है हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने एंटी टेस्ट दिया है। सही है। सो यहाँ पर मतलब कि मल्टीपल इनपुट्स है और मल्टीपल आउटपुट्स भी होंगे। सॉरी, आउटपुट्स एक ही होगा कि आपको मैक्सिमम मार्क्स बताने हैं, लेकिन इनपुट्स क्या होंगे? मल्टीपल्स होंगे, क्योंकि हर स्टूडेंट के अलग अलग मार्क्स होंगे। सो जिस तरह हम हर फ्लो चार्ट में करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले ये ना दो वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा लिया प्रोसेस बॉक्स के अंदर, जिसको हम रेक्टेंगुलर शेप भी कहते हैं। सो ये रेक्टेंगुलर शेप के अंदर हमने दो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाया है। एक वेरिएबल हमारे पास है काउंटर, सही है, और दूसरा वेरिएबल हमारे पास मैक्स है। अब हमने एक इनपुट बॉक्स लिया है। सो इनपुट बॉक्स में हम क्या कर रहे हैं? इनपुट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव अटेम्प्ट्स द एंटी टेस्ट। सो लेट्स सपोज करते हैं कि वो n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं? अब इसके बाद हमने एक डिसीजन बॉक्स बनाया है, जिसके अंदर हम चेक करें इफ काउंटर इज लेस देन n। सही, काउंटर अभी हमारे पास क्या है? 0। अगर 0 इज लेस देन n है, तो क्या करें? तो यहाँ पर आ जाए यस, तो यहाँ पर आ जाए इनपुट मार्क्स करें। मार्क्स को हम रिप्रेजेंट करें यहाँ पर m से। सही है, m से यहाँ पर मार्क्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा। अगर हमारा स्टेटमेंट सही हुआ तो, अगर यस आया तो यहाँ पर आ जाएगा। तो हम वापस एक डिसीजन ट्री बनाया, हमने डिसीजन ब्लॉक बनाया है, जिसके अंदर पूछ रहे इफ मैक्स इज लेस देन m। अगर मैक्सिमम जो मार्क्स है, अगर वो कम है मार्क्स से जो स्टूडेंट के मार्क्स जो हमने अभी इंपोर्ट लिए, अगर उससे कम है तो क्या करते हैं? इसको रिप्लेस करते हैं, मार्क्स जो मैक्स है उसको इनिशियलाइज करते हैं m से। सही है, जो अभी स्टूडेंट के मार्क्स है। अब इसके बाद क्या करें? अगर ये यस है तो फिर इसको अपडेट कर दें मैक्स की वैल्यू को। अगर नो है, मतलब हमारी स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, तो फिर यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर क्या करें? काउंटर इंक्रीमेंट करते हैं, तो काउंटर को +1 करते हैं। अगर काउंटर अभी जस्ट लेस सपोज कि यहाँ पर इनिशियली काउंटर किया हमारे पास 0, सो यहाँ पर आके एट दिस स्टेज काउंटर हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर आके 1 हो जाएगा। और फिर हम वापस से अपने वही डिसीजन ब्लॉक की तरफ आ जाएंगे। सही है, और जहाँ पर हम काउंटर को चेक करेंगे वापस से n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से। सो बेसिकली चलता जाएगा ये पूरा प्रोसेस, ये वाला मैं इसको Z से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये पूरा प्रोसेस चलता जाएगा। कब तक चलेगा? जब तक कि काउंटर हमारे पास की वैल्यू बड़ी नहीं हो जाती n से, जब तक ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स नहीं हो जाती। सही है। सो अगर लेट्स सपोज करते हैं अगर n की वैल्यू 4 है, सो ये कब तक चलेगा? जब तक काउंटर की वैल्यू भी 4 नहीं हो जाती। अगर काउंटर की वैल्यू 4 हो जाएगी और n की वैल्यू भी 4 है, सो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारे पास? फॉल्स, क्योंकि 4 इज लेस देन 4 तो नहीं है, 4 इक्वल्स टू 4 है। सो फिर हम यहाँ नीचे जाएंगे नो की तरफ, और फिर प्रिंट मैक्स करेंगे और एंड करेंगे। सो बेसिकली जो पूरी लॉजिक हमारी जो लग रही है ना, वो इसी ब्लॉक के अंदर लग रही है। इसको एक बार हम एग्जांपल से समझते हैं। सो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज करते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट है, यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो 4 स्टूडेंट्स ने बेसिकली टेस्ट अटेम्प्ट किया, एंटी टेस्ट। सही है, और इनके मार्क्स क्या हमारे पास? फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स है 5, सेकंड के स्टूडेंट के मार्क्स है 10, थर्ड स्टूडेंट के मार्क्स है 6, और फोर्थ स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो है हमारे पास 7। सही। अब सबसे पहले हमारा फ्यूचर स्टार्ट हुआ, हमने इनिशियलाइज किया, काउंटर किया हमारे पास 0, काउंटर की वैल्यू 0 हो गई, और मैक्स की वैल्यू क्या हमारे पास 0 हो गई। सही है। अब हम इस ब्लॉक की तरफ आ गए, इनपुट के ब्लॉक की तरफ। हमने यहाँ पर कहा इनपुट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव अटेम्प्टेड एंटी टेस्ट, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो गई? 4। फिर हम इस डिसीजन के ब्लॉक की तरफ आ गए। डिसीजन के ब्लॉक से हमें क्या कहते हैं? काउंटर, इफ काउंटर इज लेस देन 4। काउंटर क्या है अभी?
0 0 इज लेस देन 4, यस ये कंडीशन हमारा ट्रू है। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे इस ब्लॉक की तरफ। सो यहाँ पर हमने क्या किया, इनपुट लिए मार्क्स। सो फर्स्ट उनके मार्क्स कितने थे हमारे पास 5। सो हमने m की वैल्यू क्या ले ली यहाँ पर 5। अब हमने यहाँ पर चेक किया इफ मैक्स इज लेस देन m, सो मैक्स क्या है हमारे पास 0 और 0 इज लेस देन m क्या है हमारे पास 5। सो यस ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। सो हम यहाँ पर आ गए, हमने मैक्स की वैल्यू क्या कर दी है अपडेट। सो अब मैक्स की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास यहाँ पर m की वैल्यू, और m की वैल्यू क्या थी हमारे पास 5। सो मैक्स अब यहाँ पर हो गया अपडेट हो गया 5, 0 सब क्या हो गया 5। फिर हम यहाँ नीचे गए, नीचे जाके हमने काउंटर की वैल्यू क्या कहते हैं, काउंटर इक्वल्स टू काउंटर प्लस 1। सो बेसिकली काउंटर इक्वल्स टू हो गया हमारे पास काउंटर की वैल्यू क्या है 0, सो 0 प्लस 1, और काउंटर की नई वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। सही है। अब फिर इसके बाद हम यहाँ से यूं होते हुए अपने फ्लो को वापस से ही डिसीजन ब्लॉक पे आ गए। अब यहाँ पर हम वापस चेक करें कंडीशन को, तो कंडीशन हमारे पास क्या हो गई, इफ काउंटर इज लेस देन n, और काउंटर की वैल्यू क्या है 1, सो 1 इज लेस देन n, n क्या हमारे पास 4। सो यस ये कंडीशन भी ट्रू है। तो वापस हम यहाँ पर जाएंगे, इनपुट मार्क्स करेंगे। अब मार्क्स हमारे पास क्या है 5 नहीं है, अब मार्क्स हमारे पास है 10। सो हम यहाँ पे इनपुट लिया 10। अब फिर यहाँ पर हम वापस गए इफ मार्क्स इज लेस देन m, सो हमने चेक किए कंडीशन। सो अब मार्क्स क्या है हमारे पास मैक्स, सॉरी इफ मैक्स इज लेस देन m, सो मैक्स क्या है हमारे पास 5, और 5 इज लेस देन 10। सो यस ये कंडीशन ट्रू हो गई। सो हमने क्या किया, मैक्स की वैल्यू को अपडेट कर दिया। मैक्स की वैल्यू नई वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10 आ गई। अब वापस हमने यहाँ पे चले गए काउंटर को इंक्रीमेंट किया। अब काउंटर की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 1 प्लस 1 हो गया यहाँ पर हमारे पास काउंटर इक्वल्स टू, काउंटर की पुरानी वैल्यू क्या हो गई थी 1 हो गई थी, जिसको हमने यहाँ पर अपडेट किया था। अब 1 प्लस 1 क्या हो गया हमारे पास 2। सब काउंटर की नई वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 2 हो गई। अब हम वापस से यूँ घूम के हमारा फ्लो वापस से डिसीजन ट्री पर आ गया। सो अब यहाँ पर क्या हो गई है हमारे पास काउंटर की वैल्यू, नई वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। सो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। इफ 2 इज लेस देन 4, सो आंसर इज यस। सो वापस हम यहाँ पर है, तो इनपुट मार्क्स की, अब मार्क्स के इनपुट होंगे हमारे पास 6। अब यहाँ पर आगे हम सेकंड डिसीजन ब्लॉक की तरफ, तो हमने यहाँ पर चेक किया इफ मैक्स इज लेस देन m, सो मैक्स के हमारे पास 10 था, तो 10 इज लेस देन 6। सो ये कंडीशन हमारे पास क्या हो गई फॉल्स हो गई, मतलब आंसर क्या गया नो। सो नो के वक्त हम डायरेक्ट अपडेट नहीं करेंगे मैक्स की वैल्यू को, डायरेक्ट हम यहाँ से इंक्रीमेंट की तरफ चले जाएंगे। अब काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, सो काउंटर की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी नई वैल्यू। सो पुरानी वैल्यू में हम +1 कर देंगे, जो 2 + 1 हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया 3। सही। अब वापस हम कहाँ चले गए अपने, वापस से उसी डिसीजन ब्लॉक की तरफ। तो डिसीजन ब्लॉक में हमने यहाँ पर चेक कर लिया वापस से कि इफ काउंटर इज लेस देन n, सो काउंटर क्या था हमारे पास 3, सो 3 इज लेस देन 4। सो यस वापस आंसर सही आया हमारे पास, यस आया। सो अब हमने वापस से मार्क्स इंपुट किया, मार्क्स किया हमारे पास 7। अब हमने यहाँ पर गए इफ मैक्स इज लेस देन 7, तो मैक्स क्या था हमारे पास 10, और 10 इज लेस देन 7। सो हमने चेक की, तो ये कंडीशन हमारे पास क्या है फॉल्स है। सो हम बगैर मैक्स की वैल्यू को अपडेट किए हुए नो पे आ गए, और नो पे हमने क्या किया काउंटर को इंक्रीमेंट किया। सो काउंटर की जो पुरानी वैल्यू थी मतलब कि 3, उसमें हमने +1 कर दिया। सो अब नई वैल्यू क्या होगी हमारे पास काउंटर की 4। सो अब हम वापस से वही डिसीजन ब्लॉक की तरफ आ गए। लेकिन आप यहाँ पे चेक करें कि डिसीजन ब्लॉक्स पे आते के साथ ही अब हमारे पास क्या कंडीशन बनी 4, काउंटर की वैल्यू 4 हो गई थी और n की वैल्यू 4 थी। सो 4 इज लेस देन 4। सो ये डिसीजन तो हमारे पास गलत हो गया, मतलब आंसर क्या है हमारे पास नो। सो हम क्या कहाँ चले गए आउटपुट पे, आउटपुट क्या था हमारे पास प्रिंट मैक्स। सो अब हमने यहाँ पर मैक्स की वैल्यू प्रिंट कर दी। मैक्स की वैल्यू क्या हमारे पास 10 आई थी हमारे पास मैक्स की वैल्यू। सो हमने 10 प्रिंट करके अपने फ्लो चार्ट को एंड कर दिया। सो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो इनपुट्स लिए थे उसके मुताबिक अगर हम आउटपुट चेक करें, सो बेसिकली आउटपुट हमारे पास सही आया, क्योंकि इन चारों में से जो मैक्स वैल्यू वो 10 ही है। सही। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने किस तरह से फ्लो चार्ट के अंदर ही एक लूप बनाया। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक लूप बन रहा है कि जब तक कि काउंटर की वैल्यू जो है वो इससे बड़ी ना हो जाए तब तक ये चलता जाए। ये पूरा लूप है, चल ही रहा है, ये पूरा लूप यहाँ से चल ही रहा है।
जब तक कि हम लोग अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के मार्क्स इनपुट नहीं ले लेते तब तक ये लूप चल ही रहा है। और आप देखिए किस तरह से हमने सिर्फ 2 इनपुट के ब्लॉक से हमने मल्टीपल इनपुट्स लेना भी सीख लिया कि किस तरह से हम 2 इनपुट के ब्लॉक से मल्टीपल इनपुट्स किस तरह ले सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वाला सवाल भी समझ में आया होगा। इसके अलावा भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाल दिए हैं, तो आप उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी और आपने इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीख लिया होगा फ्लो चार्ट के हवाले से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।